नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए वो एनजीटी से जुड़ा हुआ है। एनजीटी से जुड़े क्या प्रावधान है, इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में चल रही है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। आज का विषय एक बार फिर हम आपको बताते हैं। विषय हमारा एनजीटी से जुड़ा हुआ है। एनजीटी क्या है और ये कैसे काम करता है, हम आपको बताएंगे वो सब जो एनजीटी के बारे में आप जानना चाहते हैं। बस आपको कॉल करना है। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता अगर आपको नहीं सूझ रहा, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन खुल चुकी हैं और नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान अभिषेक आत्रेय जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी का हम जिक्र कर रहे हैं कि एनजीटी क्या है, ये कैसे काम करता है, ये दर्शकों को बताएं। देखिए अक्षय जी, धन्यवाद। आज देश में पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको शायद पता नहीं होगा, पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 7 मिलियन पीपल एवरी ईयर डाई ड्यू टू एयर पोल्यूशन। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन, हर तरह के हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जगह जगह सड़कों पे कूड़ा दिखाई देना जी। एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की 5.7% जीडीपी हमें एयर पोल्यूशन की वजह से हमें नुकसान होता है। एनजीटी एक्ट, स्टॉकहोम यूएन का कन्वेंशन हुई थी 1972 में, तब से ये कंसेप्ट चला कि इस तरह की कोड्स बनाई जाए। धीरे धीरे पहले एनवायरनमेंट कोड थी, एनवायरनमेंट एक्ट, एनवायरनमेंट कोड्स बनी थी। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया। पहले हमने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट वगैरह बने। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया। और आपको बताएं, हमारे देश का जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है इतने पावरफुल हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई एनवायरनमेंट कोर्ट है तो वो इंडिया की कोर्ट है। इसके प्रोविजंस इतने वाइड प्रोविजंस है कि जो इसका चेयरपर्सन होंगे, एनजीटी एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग जो चेयरपर्सन होंगे वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट होगा। जो इनके जुडिशियल मेंबर्स होंगे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होंगे। एक्सपर्ट मेंबर की क्वालिफिकेशंस होगी डॉक्टरेट इन साइंस। इस तरह से एनजीटी बनाया गया। और एनजीटी में एनवायरनमेंट रिलेटेड किसी भी इशू को लेके हम जा सकते हैं। इसकी जो सेक्शन 14 में हम बेसिकली एनजीटी में एप्लीकेशन फाइल करते हैं। और हालांकि शेड्यूल दिया हुआ है किस किस एक्ट में के वायलेशन के लिए हम जा सकते हैं। उसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है। लेकिन शेड्यूल को छोड़िए, एनजीटी की जो एनवायरनमेंट सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को इतना वाइड कर दिया गया है कि आपको रास्ता चलते कुछ भी एनवायरनमेंट की पोल्यूशन प्रॉब्लम दिखाई दे, आप सीधे एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं जी। वर्धमान कौशिक का एक मैटर चल रहा है एनजीटी में, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो ट्रैफिकुलर मूवमेंट होता है, जगह जगह जाम लगता है। एनजीटी ने देखा कि जिस तरह दिल्ली में हम रोज सड़कों पे जाम देखते हैं जी, उससे 3 लाख लीटर फ्यूल हर साल का वेस्ट होता है जी। ये लगातार एयर पोल्यूशन बढ़ा रहा है। तो उसके लिए एनजीटी ने डिफरेंट डायरेक्शंस दिए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ, हम गाजीपुर में जाएंगे या उधर भलसवा साइड में जाएंगे, दिल्ली में ही हम देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं कूड़े के। तो उसको लेके वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे अलमित्रा एक पटेल का एक मैटर पेंडिंग है। डिफरेंट डायरेक्शन सारी स्टेट कंट्रीज को दी जा रही हैं। जो पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरीज होते हैं, वाटर एक्ट और एयर एक्ट प्रोवाइड करता था कि
उनकी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज में। लेकिन कुछ ये देखा गया कि कोई 10वां पास एमएलए भी उठा के उसके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बना दिए। आईएएस ऑफिसर जिनका एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं होता था, वो भी चेयरमैन सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बना दिए गए। पॉलिटिकल बैकग्राउंड के चलिए बिल्कुल तमाम बारीकियां हैं, उन बारीकियों को हम समझने का प्रयास करेंगे। और तमाम दर्शक ऐसे भी हैं जिन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि एनजीटी है क्या और किस तरीके से काम करता है और आखिर ज़रूरत क्या पड़ी है। और तमाम पहलू और भी हैं, चाहे वो चेयरमैन की नियुक्ति से संबंधित हो, कर्मचारियों से नियुक्ति से संबंधित हो, कि क्या कुछ प्रक्रिया होती है, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ मुजफ्फरनगर से सरिता जी जुड़ गई हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। सरिता जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं मतलब बीमार रहती हूँ, हार्ट अटैक की बीमार हूँ, कोई रोजगार नहीं है, कोई कमाने वाला कोई लड़का नहीं है। मेरी एक लड़की, मैंने वो गोद ली थी, वो खतौली से गन्ने के खेत में मिली थी, सरकारी अस्पताल में से गोद ली। उस बच्ची का सरकारी खर्चा चाहूंगी मैं। ये भी बीमार है, ये सांस दमने की बीमार हूँ, मुजफ्फरनगर से बोल रही हूँ। क्या इन्हें उपाय बताएंगे आप अभिषेक आत्रे जी? इनका ये कहना है कि इनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, और एक बेटी इन्होंने गोद ली थी, और ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इस बच्ची के पालन का अगर खर्च मिले तो इन्हें थोड़ी सहूलियत हो जाए। कानूनन कुछ इस तरह का प्रावधान है? नहीं, कानून में तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है एज सच, लेकिन कई सारी एनजीओज काम कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को अगर इन्फॉर्म किया जा सके, तब आजकल एजुकेशन तो फ्री होती है हर बच्चे के लिए, और इधर इतनी सारी स्कीम्स हैं जैसे मनरेगा वगैरह है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो खाने पीने के लिए, शेल्टर के लिए हर तरह की सुविधाएं अलग अलग लेवल पे हर एक ज़िले में मौजूद हैं। वो सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। लोगों को अलग अलग पेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो सुविधाएं ले सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ली जा सकती है। इसके लिए कोर्ट में ऐसा जाके कुछ स्पेशल मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह के लोगों का काम की हेल्प के लिए हमेशा आगे आती हैं, वहां से फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। चलिए बिल्कुल सरिता जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे ये अपील कर सकते हैं कि हेल्प करें। तमाम ऐसी एनजीओस हैं जो इस तरह की परिस्थितियों में लोगों की मदद के लिए आगे आती हैं। बहुत शुक्रिया सरिता जी हमारे साथ जुड़े। बुलंदशहर से एक और दर्शक मीनू हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनू जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी ऐसे ही मतलब मेरी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जी। तो ये है कि मैं मतलब पीजी मैंने किया हुआ है एलयू से, तो ये है कि हमें ससुराल से भी कोई सपोर्ट नहीं है और मायके से भी कोई सपोर्ट नहीं है, और पीजी में मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी जॉब तो मैं मिल नहीं पाएगी। मतलब प्राइवेट जॉब कोई अच्छी नहीं मिल पाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उसके लिए एज हो गई है, मतलब मेरी शिक्षा हो गई है, 84 में जन्म था। तो यही मैं जानना चाहती हूँ, हमारे पास एक बच्ची है और हम अलग सेटल होना चाह रहे हैं, क्योंकि ससुराल में भी काफी परेशान किया जा रहा है। अभिषेक जी, आपके पति आपके साथ हैं या आप अपने पति से भी परेशान हैं? अभी आपने बताया ससुराल वालों को सपोर्ट, मतलब मेरे मतलब जो ससुराल वाले हैं मतलब मदर फादर को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो आप अलग रहना चाह रही हैं। जॉब तो आपने पीजी किया, आप देखिए आप किस लेवल पे हैं, कहाँ जॉब कर सकती हैं, और जहाँ तक अगर परेशानी की बात है तो कानूनी रूप से आप पुलिस में अप्रोच कर सकती हैं। बहुत सारे प्रोविजंस हैं, डोमेस्टिक सेक्शन 498 है इसी पर्पज़ के लिए बना हुआ है। पुलिस तुरंत एफआईआर रजिस्टर करेगी आपकी कंप्लेंट पे। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप जा सकती हैं, वहाँ आपको प्रोटेक्शन राइट्स मिल सकते हैं, वहाँ आपको मेंटेनेंस राइट्स मिल सकते हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी में आप मेंटेनेंस के लिए अलग से एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं। अगर आप कुछ नहीं अर्न कर पा रही हैं, उस सिचुएशन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सेक्शन 125 सीआरपीसी बना हुआ है। आप कोर्ट में जा सकती हैं, वहाँ से आपको आपके पति से हर्जा खर्चा मिल सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको अपने मैट्रिमोनियल होम में रहने का राइट मिल सकता है। आप अगर कहीं और भी रेंट पे रह रही हैं तो आपका पति उसके लिए रेंट भी पे करेगा। इस तरह के ऑर्डर्स भी किए जा सकते हैं। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं मीनू जी आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब जरूर मिला होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं
कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन हो तो आप हमें कॉल जरूर कीजिए। फोन लाइन्स लगातार खुली हो और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। और आज जिस विषय के साथ हम आए वो एनजीटी से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे एनजीटी के बारे में जानकारी नहीं होती कि एनजीटी क्या है, कैसे काम करता है, आखिर इसको अस्तित्व में लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ऐसे दर्शकों के लिए क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग शायद नहीं जानते, लेकिन लगातार डिफॉरेस्टेशन जिस हिसाब से हो रहा था देश में, एक रिपोर्ट ये भी है कि 333 एकड़ फॉरेस्ट लैंड हर रोज नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डिनोटिफाई की जाती है। जी, देश में जिस तेजी से हम विकास के नाम पे अब इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी, ये लोग अब इनका जो एफ्लुएंट बनता था हमारे देश की नदियों में लगा सीधे सीधे वो ऐसे ही बहाते थे, सीवेज सीधे सीधे आके गंगा में मिल रहे थे। एक तरफ हमारी पवित्र गंगा होती थी और हम लोग उसको इतना पवित्र मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जैसे लोग अपने कुछ स्वार्थों के लिए पूरा पूरा सीवेज इसी तरह ऐसे जा रहा था, पूरा केमिकल एफ्लुएंट इसी तरह जा रहा था। तो इसीलिए गंगा के ऊपर भी एनजीटी मैटर लेके बैठे हैं। गंगा पे 548 पेजेस का जजमेंट आया अभी कुछ दिनों पहले। बहुत सारी जगह एफ्लुएंट ट्रीटमेंट बहुत पहले से कंपलसरी है, ट्रीटमेंट प्लांट इन लोगों के लिए, इन फैक्ट्रीज के लिए। लेकिन ये लोग करते क्या थे, ट्रीटमेंट प्लांट दिखाने के लिए लगा दिया, लेकिन वो चलता नहीं होता था। सारा एफ्लुएंट इनका बाईपास होके जाता था, उसकी कैपेसिटी कम होगी, एफ्लुएंट ज्यादा होगा। तो इन सारी चीजों को इनका बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट पड़ रहा था। हमारी आने वाली जनरेशंस, अगर ये एक्ट अभी नहीं लाया जाता और इस तरह के एनवायरमेंट पॉल्यूशन पे कर्ब नहीं लगाया जाएगा, तो शायद हमारी आने वाली जनरेशंस इस लायक नहीं बचेंगी कि हम बिल्कुल। और शायद यही वजह है जो आप बता रहे हैं कि जो गंभीर खतरे की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे थे, उसके मद्देनजर इस बात का फैसला किया गया कि इस तरह के प्राधिकरण की स्थापना की जाए और 18 अक्टूबर 2010 में गठन किया गया एनजीटी का। एक और दर्शक वेस्ट बंगाल से हमारे साथ मंजू जुड़ गई हैं। मंजू जी, बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। जी नमस्कार, मैं मंजू मुखर्जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। नमस्कार, सवाल कीजिए। जी नमस्कार, मेरा सवाल यही है कि मैं एक अकेली औरत हूँ और मैं अपने घर में रहती हूँ। मैं की गोद में ही बैठी हूँ। तो मेरे जो मोहल्ले के कुछ लड़के और मेरे जो पड़ोसी हैं, वो सब मेरे ऊपर आक्रोश लेकर के चाहते हैं कि मैं अकेली लड़की, मुझे घर से निकाल के मेरा सब कुछ ले ले। इसके लिए लोग मेरे घर में चोरी डाका भी किए हैं और मुझे मारपीट, मुझे मारे और पीटे भी है। इसको लेकर के मैं लोकल थाना में जब कंप्लेन की, वो लोग मेरा कंप्लेन तो लिए ही नहीं, उल्टे मेरे खिलाफ झूठ मूठ का एक FIR दर्ज करके बोल दिया कि मैं अकेली लड़की, उन 5 आदमी 10 आदमी को मैं अकेली पिटाई की हूँ। और इसके लिए वो लोग मेरे सामने वो कोर्ट में वो क्या बोलते हैं, वो पुलिस FIR जमा करके, चार्जशीट जमा करके मेरे को वहाँ दिखा दिया है कि मैं एक्सकॉन्डी हूँ और मेरे नाम में अरेस्ट वारंट निकाल दिए है। तो अब इस हालत में मैं क्या कर सकती हूँ? जबकि मैं उसके सामने घूमती फिरती सब कुछ करती हूँ। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो अभी इस हालत में मैं उन पुलिस के विरोध में मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, आप परेशान मत होइए। अभिषेक जी, क्या इन्हें कानूनी सहायता? देखिए मंजू जी, आप एक लेटर लिख सकती हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन को, अपने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को, नेशनल वुमेन कमीशन को। ये संस्थाएं बहुत तुरंत वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा, वो तुरंत एक्शन लेती हैं इस तरह की सहायता पे। और अगर पुलिस ने आपके साथ ऐसी हरकत की है कि आपकी कंप्लेंट पे FIR रजिस्टर नहीं की, आप एक रजिस्टर्ड पोस्ट से कंप्लेंट अपनी दे सकती हैं SSP को, DIG, IG को, उन्हें दीजिए। अगर वहाँ से भी आपको लगता है कि कुछ आपके फेवर में नहीं हुआ, तो आप सेक्शन 156(3) CRPC में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा सकती हैं और वहाँ से डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। आप वहाँ के अपने किसी लोकल एडवोकेट से भी कंसल्ट करके वहाँ फाइल कर सकते हैं। लेकिन पहले आप प्रॉपरली कंप्लेंट बना के आप IG, DIG, वुमेन कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, यहाँ पे आप भेजिए, उसके बाद में कोर्ट में जाइएगा। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं मंजू जी, अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता जरूर मिलेगी और जो आपके सामने परेशानी थी वो परेशानी से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा।
फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपने सवाल कर रहे हैं। अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही एनजीटी से जुड़ा कोई सवाल आपका है तो भी आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं। अभिषेक आत्रेय जी हमारे साथ आज जुड़े हैं इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये अभिषेक जी कह सकते हैं कि एनजीटी पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त भारत की पहली समर्पित अदालत है। यस, बिल्कुल। इतने ज्यादा अधिकार किसी एनवायरमेंट कोर्ट को नहीं है जितने इंडिया के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को है। अक्षय जी, पावर्स इतनी वाइड हैं कि बेशक एनजीटी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्रिएट हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में आती है, लेकिन सेक्शन 16 में वो लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से ऑर्डर एनजीटी में चैलेंज किए जा सकते हैं, किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। उसमें से ऐसे ऑर्डर्स भी हैं, उसमें 2 ऑर्डर्स ऐसे हैं फॉर ग्रांटिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस एंड फॉर रिफ्यूजिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस ग्रांटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो एनजीटी की पावर्स इतनी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास किए हुए ऑर्डर्स को भी एंटरटेन करके क्वेश कर सकती है, जिस मिनिस्ट्री के अंडर में से एनजीटी बनी है। इसके अलावा अभी पिछले दिनों काफी इस तरह के भी जजमेंट्स आए। विल्फ्रेड का जजमेंट आया राजेंद्र सिंह भंडारी में, जहां एनजीटी ने एल चंद्र कुमार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफर करते हुए ये होल्ड किया कि एनजीटी के पास आर्टिकल 226 के इक्विवेलेंट पावर्स हैं जो हाई कोर्ट के पास पावर्स होती हैं, और वो किसी नोटिफिकेशन, किसी रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो उसकी भी वैलिडिटी एंटरटेन कर सकती हैं, उस रूल्स को भी क्वेश कर सकती हैं। कई सारे रूल्स एनवायरमेंट EIA नोटिफिकेशन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन में अभी पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने MOEF ने कुछ अमेंडमेंट्स किए। वो अमेंडमेंट्स हालांकि रूल मेकिंग पावर्स में किए गए और डायरेक्टली एनजीटी एक्ट में चैलेंजेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने सेक्शन 14 इन्वोक करते हुए बाय होल्डिंग इट सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, वो एक्ट भी एंटरटेन, वो रूल्स भी एंटरटेन कर रखे हैं और उन पे अभी मैटर पेंडिंग है, हियरिंग चल रही है एनजीटी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक आत्रेय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का जवाब उन तक पहुंचाने के लिए, और जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे थे एनजीटी पर, उस पर हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से हम रोजाना यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।